फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे अनिल अंबानी की कंपनियों की। एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है अनिल अंबानी ग्रुप से। क्या है वो अपडेट, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ Q3 के रिजल्ट के बारे में क्या संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि अनिल अंबानी ग्रुप की काफ़ी कंपनियां जो फिलहाल बिल्कुल बिकने की कगार पे है, यानी एनसीएलटी के तहत उनकी प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे वो सारी कंपनियां बिक जाएगी। अनिल अंबानी अपने कारोबार को धीरे धीरे छोटा कर रहे हैं और आने वाले समय में नई शुरुआत की कोशिश करेंगे। वैसे उनके घर पे एक तरफ शादी का माहौल बना हुआ है और दूसरी तरफ अपने कारोबार को लेकर बहुत सारा टेंशन है। उसके बीच में कुछ आशा बन रही है, लेकिन उसके बीच में माहौल थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो जाता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वाकई में अनिल अंबानी ग्रुप में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस ग्रुप से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार बहुत ही ज़्यादा लॉस मिल चुका है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी में जिसने भी निवेश किया उसको। तो क्या आगे फिर से ऐसा मौका आ सकता है या फिर फिलहाल जो पेनी स्टॉक बने हुए ऐसे स्टॉक में निवेश करके हम आगे जाके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और जो पहले लॉस हुआ है उस लॉस को हम कवर कर सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेटेस्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करीब 7,200 करोड़ रुपये चुकाने हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि इन्होंने एक ठेका दिया था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बाद में उसको कैंसिल कर दिया था और जो लॉस हुआ था उसकी भरपाई करके देनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके फेवर में आदेश आ चुका है। उसके बावजूद भी दिल्ली मेट्रो अभी तक पैसे नहीं चुका रही है। सिर्फ उनको अभी तक 1,000 करोड़ रुपये ही चुका के दिया है, बाकी के पैसे अभी भी पेंडिंग है। तो ऐसे में अब दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी ने अब फ्रेश पिटीशन लगाई है फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में कि जल्द से जल्द हमारे जो पैसे हैं उसको, बकाया रकम को हमारे अकाउंट में डाला जाए दिल्ली मेट्रो की तरफ से, और इसको जल्द से जल्द करना है। यानी अब डिले की कोई संभावना नहीं है। उनका कहना है कि हमारे फेवर में आदेश आ चुका है और हमें ये रकम मिलनी चाहिए। अब उनकी तरफ से सबसे बड़ी जो इसके वजह बताई गई है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने करीब 2,513 करोड़ रुपीज़ लगाए थे DAMAPL की लोन लेने के लिए। ये अलग अलग बैंकों से इन्होंने लोन लिया था। अब वो बैंक है जिनके ऊपर प्रेशर कर रही है कि या तो हमारा लोन चुकाए या फिर हम आपको NCLT के तहत घिसेंगे और वहां से अपना रिकवरी करेंगे। यानी एक तरह से बैंक करप्सी के तहत कार्रवाई होने की संभावना बन रही है हमारी कंपनी पे। इसीलिए जरूरी है कि हमें हमारा पैसा मिल जाए। अगर ये पैसा मिल जाएगा तो हम अपने जितने भी हमारे लैंडर्स हैं उनको हम ये पैसे चुका देंगे और हमारी कंपनी में कोई आँच नहीं आएगी, वरना हमारी कंपनी डूब सकती है। तो ऐसी संभावनाएं व्यक्त की है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब उनको तारीख दी गई थी सितंबर 10, 2021 31 जनवरी 2021 तक। अगर आप पैसे नहीं चुकाते हो तो इस रकम के बीच में आपको इंटरेस्ट के साथ में रकम चुकानी होगी, यानी पर डे 1.76 करोड़ रुपीज़ का इंटरेस्ट बनेगा। ये दिल्ली मेट्रो को चुकाना है रिलायंस इंफ्रा को। तो वो करीब 260 करोड़ रुपीज़ अमाउंट बन चुकी है। तो ये अमाउंट भी ऐड करके पैसे चुकाने हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। लेकिन हर तरह के बहाने कर रही है दिल्ली मेट्रो। पहले उन्होंने कहा था कि जो आपके लैंडर्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और सीधा पैसा हम चुका देंगे, जबकि रिलायंस इंफ्रा का काम कहना है कि पैसा हमको चुकाना है तो सीधा आप हमको दीजिए, हम अपने लेंडर्स को आराम से दे देंगे, अपने हिसाब से दे देंगे। तो अब इसके लिए फ्रेश पिटीशन लगाई है और अब फैसला इसका आना बाकी है। तो लगातार ये मामला लटक रहा है। पैसे अगर आ जाते हैं तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। बहुत बड़ी रकम है ये, करीब 7,200 करोड़ रुपीज़ की रकम थी, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपीज़ अभी दिया है दिल्ली मेट्रो ने, बाकी पैसे अभी भी बाकी है। तो बहुत बड़ी रकम है। ये सारी रकम मिल जाती है तो सारे बहुत बड़ा एक कर्ज इनका चूक जाएगा, कंपनी आराम से कारोबार कर पाएगी। तो इसके लिए अब इन्होंने फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देखो वहाँ से क्या फैसला आता है। इसके बीच में आज थोड़ी सी नरमी बनी हुई है रिलायंस ग्रुप की कंपनियों में। रिलायंस पावर की बात करें तो अभी करीब 1:45 बजे का टाइम है। स्टॉक 15.20 पर है, जहां पे हमें कोई अपडाउन देखने को नहीं मिल रही है। यानी जो क्लोजिंग फ्राइडे की थी वही क्लोजिंग पे स्टॉक है फिलहाल। एक बात और है कि अभी Q3 का रिजल्ट आने वाला है। पिछले अगर आंकड़े हम देखें तो इनका रेवेन्यू 1.85 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया था, जहाँ पे 24.5% की
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम -49.05 करोड़ रुपये निकल कर आई थी, जहाँ पे 146.42% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली थी। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -2.66% थी, जहाँ पे 161.72% की गिरावट देखने को मिली थी। तो पिछले सितंबर यानी Q2 में आंकड़े निराशाजनक थे, लेकिन इस बार आशा है कि रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो Q3 का रिजल्ट अगर बेहतर आएगा तो बहुत तेजी से स्टॉक आगे बढ़ेगा, लगातार अपर सर्किट लग सकते हैं। और इसके लिए एक बड़ी खुशखबरी और आ रही है कि बजट हमारा आने वाला है। 2 फरवरी को हम बजट देखेंगे हमारा, और आज से इसकी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है बजट की। तो इस बार सरकार पूरी तरह से पावर सेक्टर को बहुत ज़्यादा राहत देने वाली है। एक तरफ तो कोल बेस पावर सेक्टर फिलहाल जिस तरह से बिजली की खपत बढ़ रही है, तो कोल सेक्टर को राहत देनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपने मिशन जो उन्होंने बनाया कि 2070 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के कारोबार में तब्दील कर लेना है, यानी जितना भी जीरो कार्बन पॉलिसी पे चलना है। तो ऐसे में ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत सारे राहत के द्वार खुलने वाले हैं। बहुत सारी उनके लिए टैक्स में बेनिफिट मिल सकती है, उनको जो लोन है उसमें इंटरेस्ट रेट में काफ़ी कमी हो सकती है। तो बहुत सारी संभावना है। और रिलायंस पावर फिलहाल विंड पावर और सोलर पावर पे भी काम करिए, और साथ में कोल गैस और थर्मल पावर प्लांट पे भी काम करिए। तो ऐसे में रिलायंस पावर के लिए बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बन रही है इस रिजल्ट के बाद में और इस बजट के बाद में। तो ऐसे में ये स्टॉक पिक करने का समय है। ये स्टॉक को आप निवेश करके रखें इस समय, आने वाले समय में आपको डेफिनेटली मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करें तो जून में प्रमोटर की होल्डिंग 9.06% थी। सितंबर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 24.98% किया। दिसंबर में फिलहाल 24.98% की होल्डिंग है, यानी अनचेंज है। यहाँ पे गिरवी शेयर देखें तो जून में इनके 17.91% की होल्डिंग थी। सितंबर में 4.89 हुई, फिलहाल अनचेंज है। एफआई की बात करें तो 1.78% की होल्डिंग जून में थी, 3.30 की थी सितंबर में, फिलहाल 4.92% की होल्डिंग है। तो एफआई ने लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और ये इशारा है कि स्टॉक तेजी से आगे बढ़ सकता है। बात करें डीआई की तो 4.25% की होल्डिंग जून में थी, 3.50 की सितंबर में, फिलहाल अनचेंज है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.15% की होल्डिंग जून में थी, 0.12 की सितंबर में, फिलहाल अनचेंज है। अदर्स की बात करें तो 84.91% की होल्डिंग जून में थी, 68.22 की सितंबर में, फिलहाल 66.60% की होल्डिंग है। तो यह सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे एफआई ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, डीआई और म्यूचुअल फंड ने अपना निवेश अनचेंज रखा है। तो इसका मतलब स्टॉक में सबका निवेश अच्छा खासा बना हुआ है, यह स्टॉक कमाल कर सकता है। चलते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो यहाँ पे मामूली हमें गिरावट देखने को मिल रही है, आज करीब 102 पर स्टॉक है। सबसे अच्छी बात है कि अभी भी इसने 3 डिजिट अपना मेंटेन रखा हुआ है। 0.098% की गिरावट है, मामूली सी गिरावट है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 4.98% की जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। 94.13% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। एफआई की बात करें तो 2.14% की होल्डिंग जून में थी, 1.32 हुई सितंबर में, फिलहाल एफआई ने दिसंबर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, यानी 1.33% कर लिया है। डीआई की बात करें तो 5.07% की होल्डिंग 3 क्वार्टर से अनचेंज बनी हुई है। म्यूचुअल फंड की 0.01% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। अदर्स की बात करें तो 87.81% की होल्डिंग जून में थी, 88.63 सितंबर में हुई, फिलहाल 88.62% की होल्डिंग है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग तो कम हुई है, लेकिन एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है स्टॉक के अंदर, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं तो फिलहाल स्टॉक 3.55 पर है, जहाँ पे 1.39% की गिरावट है और काफ़ी ज़्यादा कमजोर लग रहा है स्टॉक। और अभी Q3 का रिजल्ट इसका भी हमें देखना है। वैसे यहाँ पे कारोबार की गतिविधियां तो सब बंद हो चुकी है। प्रमोटर की होल्डिंग 5.18% के जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं फिलहाल। एफआई की बात करें तो 0.21% की होल्डिंग जून में थी, 0.17 हुई सितंबर में, फिलहाल अनचेंज है। डीआई की बात करें तो 4.69% की होल्डिंग है, 3 क्वार्टर से अनचेंज है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग लेकर रखी हुई है। अदर्स की बात करें तो 89.92% की होल्डिंग जून में थी, 89.96 हुई सितंबर में, फिलहाल 89.99% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप देख लो तो एफआई ने अपना निवेश बनाया हुआ है, डीआई ने अपनी होल्डिंग को रखा हुआ है, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बनी हुई है। तो फिलहाल किसी ने भी अपनी होल्डिंग को नहीं घटाया इस क्वार्टर में। रिलायंस कैपिटल की बात करें तो ये अकेला स्टॉक है जो आज पॉजिटिव ट्रेडिंग कर रहा है। स्टॉक फिलहाल ग्रीन जोन में 15.15 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.66% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। वैसे भी ये कंपनी फिलहाल एनसीएलटी प्रक्रिया के तहत चल रही है, तो निवेश का यहाँ पे कोई जरिया नहीं बनता है। रिलायंस होम फाइनेंस की बात करें तो 5.20 पर स्टॉक है, जहाँ पे 2.80% की गिरावट देखने को मिली। और ये अकेली कंपनी है जिसका कंपनी ने अपना रिजल्ट पेश किया है, यानी दिसंबर का रिजल्ट आ चुका है, जहाँ पे रेवेन्यू 250.78 करोड़ रुपये माइनस में है, जहाँ पे 98.09% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम -345.39 करोड़ रुपये के, जहाँ पे 1.72% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस -7.12 है, जहाँ पे 1.71% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 137.73% है, जहाँ पे 48.65% की गिरावट देखने को मिली। तो सारे आंकड़े निगेटिव है
और कंपनी ने इसका रिजल्ट पेश कर दिया है। रिजल्ट में कोई पॉजिटिव बात नहीं है और वैसे भी कंपनी ये भी बिक चुकी है एक तरह से, तो यहाँ पे निवेश का कोई जरिया नहीं बनता है। चलते हैं रिलायंस नेवल की तरफ। तो स्टॉक 3.70 पे आ चुका है, 1.33% गिरावट पे है स्टॉक और आपको जल्द से जल्द स्टॉक से निकलना चाहिए। ये काफ़ी वीक स्टॉक है और कंपनी ऑलरेडी पूरी तरह से बिक चुकी है। तो अब आपका नज़रिया अगर इन्वेस्टमेंट करने का है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में, तो जो मैंने पहले सजेस्ट किए 2 स्टॉक वही है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर। ये दोनों स्टॉक आगे तेज़ी से बढ़ सकते हैं क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडी कंपनी है रिलायंस पावर और सरकार इस बजट में इस सेक्टर के लिए कुछ अच्छी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो फिर ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, आपके निवेश को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो इन 2 स्टॉक में निवेश के बारे में सोचें, बाकी कंपनियों से आप बाहर निकल जाएं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।